हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज का ये वीडियो शुरू होने वाला है विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस विच इज़ द लिविंग वर्ल्ड। नाउ इस चैप्टर को लेके एनसीईआरटी के सिलेबस और नीट के सिलेबस में एक छोटा सा फ़र्क है। क्या है वो फ़र्क, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है, दिस इज़ द सिलेबस फॉर योर नीट एग्ज़ाम. What is living, biodiversity, need for classification, taxonomy and concept of species, and taxonomical hierarchy, nomenclature, ये सारे included है। लेकिन NCERT में जो included नहीं है वो है what is living. As a separate heading ये included नहीं है, but as we progress I will show you कि इस टॉपिक के बारे में 2 लाइन्स as a pointer दिए हुए हैं। ना बच्चों, बिकॉज हमारा टारगेट नीट है तो हम पहले व्हाट इज़ लिविंग पढ़ेंगे, फिर बाकी के टॉपिक्स। ओके, नाउ ये एक छोटा सा थियोरिटिकल एंड कंसेप्चुअल चैप्टर है और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस चैप्टर का वेटेज इज समवेयर बिटवीन 1 to 2%। अब 1 to 2% वेटेज का क्या मतलब होता है कि इससे एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, राइट? और इसके जो MCQs होते हैं, they are mostly concept based on the examples given in your book, या तो फिर कभी कभी चैप्टर से ही लाइन्स उठा के दे देते हैं। ओके, ऑन डिफ़िकल्टी लेवल दिस चैप्टर स्केल्स बिटवीन ईजी टू मॉडरेट, सो आई वुड रिक्वेस्ट कि इस चैप्टर को इग्नोर मत कीजिए बिकॉज 1 क्वेश्चन मीन्स 4 मार्क्स। ओके, इस वीडियो में रहने वाला है इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन and at the end of the video some MCQs with self-explanations. So I would request all the viewers, all the students to watch the video till end. And for those who have not subscribed to my channel, please do it now. Okay? तो शुरू करें the living world. So living world में सबसे पहले हम देखेंगे what is living. So the first question that comes, what is living? तो लेट अस डिफाइन व्हाट इज लिविंग। नाउ एनसीईआरटी के फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे इफ यू सी दिस लाइन्स, लेट मी हाईलाइट इट फॉर यू। What indeed is life? This question has 2 implicit questions within it. The first is technical one and 6 answer to what living is as opposed to the non-living, and the second is philosophical one. तो फिलोसॉफी से हमारा अभी कोई नाता नहीं है, सो वी विल नॉट सीक द आंसर फिलोसॉफिकल आंसर। हाउएवर वी विल लुक इनटू व्हाट द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ व्हाट लाइफ या व्हाट लिविंग इज। तो ये टॉपिक एज अ हेडिंग तो अलग से दिया हुआ नहीं है, बट देयर इज अ पॉइंट एंड यू मस्ट गो थ्रू इट इन डिटेल्स। सो देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइफ। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लिविंग. Living or life is a unique complex organization of molecules that expresses itself through chemical reactions leading to growth, development, responsiveness, adaptations and reproduction. तो इस definition से क्या मतलब निकलता है? What can we derive? Let us see here. अगर हम इन words को देखें, life is a unique complex organization. What will raise a question in your mind कि molecules हमने क्यों कहा है instead of cell, right? Why not cell and why molecules? That expresses itself through chemical reactions. इस बात का क्या मतलब निकलता है? Now students, life क्या है? Life forms, it can be unicellular or multicellular. जब भी हम कोई डिफाइन करते हैं कुछ चीज़ को, वी हैव टू बी इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग। तो लाइफ को डिफाइन कर रहे हैं, लाइफ अगर यूनिसेल्यूलर से लेकर मल्टी सेल्यूलर तक है तो ऐसा एक डेफिनेशन करना है जिसमें यूनिसेल्यूलर भी आ जाए। नो व्हेन वी से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, हम क्या उसमें यूनिसेल्यूलर्स को इंक्लूड कर सकते हैं अगर हम मॉलिक्यूल्स के बदले में सेल दे दें? नो, वी कैन नॉट। दूसरी बात ये है
कि लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे मल्टीसेल्यूलर हो या यूनिसेल्यूलर, अल्टीमेटली एवरीथिंग कम्स डाउन टू अ सेल विच इज द यूनिट, राइट? व्हाट आर दे मेड अप ऑफ? मॉलिक्यूल्स का एग्रीगेट है. Many molecules come together to make a macromolecule. And these molecules, they do what? They make the different parts such as the plasma membrane, the cell wall, different cell organelles. Right? फिर biomolecules on the cytoplasm. सब कुछ क्या है? Who is doing this? Molecules are doing this. Secondly, in case of multicellular organisms, हर एक सेल और इवन इन अ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहा है, दे आर बीइंग कैरिड आउट बाय दीज मॉलिक्यूल्स ओनली, राइट? तो आइडियल डेफिनेशन के लिए वी डू नॉट इंक्लूड द सेल, वी रेदर डिफाइन इट इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. क्लियर है? नाउ let us come to the second part of the definition that expresses itself through chemical reactions. Chemical reactions here is referring to metabolism. Now, अब कोई सा भी लाइफ प्रोसेस हो, उस लाइफ प्रोसेस को होने के लिए to accomplish that life process, whether it is growth, responsiveness, adaptation or reproduction, at the background कुछ ना कुछ फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस या मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस हो रहा है, विच आर नथिंग बट द वेरियस केमिकल रिएक्शंस बीइंग कंडक्टेड बाय दिस मॉलिक्यूल्स. क्लियर है? और उन्हीं का एंड रिजल्ट हमें देखने को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, एडेप्टेशंस एंड रिप्रोडक्शन. क्लियर है? इस डेफिनेशन का मतलब समझ में आया? अगर समझ में आया हो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. नाउ, आपके किताब में भी लिखा गया है एंड व्हेन वी टेक्निकली डिफाइन समथिंग, एक तो आ जाते हैं कि उस डेफिनेशन में फीचर्स क्या क्या है. तो हियर वी आर डिफाइनिंग अ लिविंग ऑब्जेक्ट, तो लिविंग ऑब्जेक्ट के फीचर्स हमें जानना है. सेकेंडली, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी टेक्निकल स्टडी, कि उन फीचर्स को बेसिस करके हम उन्हें कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं फ्रॉम जस्ट द अपोजिट और एनी अदर थिंग्स. जैसे कि मेरे हाथ में ये पेन है, तो ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, हम कैसे बोल सकते हैं? फॉर दैट वी हैव टू एग्जामिन द पेन. और कौन से फीचर्स ढूंढेंगे? द फीचर्स दैट वी फाइंड इन लिविंग बींग्स. अब लिविंग बींग्स में एक फीचर तो है नहीं, काफ़ी सारे से फीचर्स हैं, और सिर्फ एक फीचर के बेसिस को बेस बना के हम एक चीज़ को लिविंग या नॉन लिविंग कैटेगरी में नहीं डाल सकते. सो मोर देन वन फीचर हैज़ टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, और वो ऐसे फीचर्स होंगे जो खाली लिविंग चीज़ों में ही मिलता है, विच आर एप्लीकेबल ओनली टू लिविंग थिंग्स एंड एप्लीकेबल यूनिवर्सली अक्रॉस ऑल लिविंग थिंग्स. ओके, अब हम देखेंगे कि लिविंग फीचर्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लाइफ के फीचर्स क्या क्या है, एंड दे आर विल बी कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज. डिफाइनिंग फीचर, जिन फीचर्स से हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये लिविंग है. दूसरा कैटेगरी होगा नॉन डिफाइनिंग फीचर्स. नॉन डिफाइनिंग फीचर्स वो है जो इस लिविंग बीइंग में प्रेजेंट तो है, बट बेस्ड ऑन दोज फीचर्स वी कैन नॉट से कि ये लिविंग बीइंग है. वाई सो? क्योंकि वो ईदर यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है टू ऑल द लिविंग बीइंग्स, और इट इज ऑल्सो सीन इन नॉन लिविंग थिंग्स. तो क्या क्या फीचर्स है उस लिविंग बीइंग के? लेट अस सी. तो देख लेते हैं द फीचर्स, डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ अ लिविंग बीइंग. तो एक तरफ है डिफाइनिंग, दूसरे तरफ है नॉन डिफाइनिंग. द फर्स्ट डिफाइनिंग फीचर इज सेल्यूलर स्ट्रक्चर. नाउ ऑल लिविंग बीइंग्स, यूकेरियोट हो या प्रोकेरियोट, ई और पी, यूनिसेल्यूलर हो या मल्टी सेल्यूलर, सेल्यूलर स्ट्रक्चर है. भले ही एक सेल हो, लेकिन सेल का स्ट्रक्चर है.
and that's the unit of life. So this is a defining feature of any living being. दूसरा है मेटाबॉलिज्म. अब मेटाबॉलिज्म क्या है? It is the sum total of all chemical reactions right? It includes what? Anabolism and catabolism. यानी सिंथेटिक केमिकल रिएक्शंस जिससे कुछ सिंथेसाइज हो रहा है, एज वेल एज कैटाबॉलिक रिएक्शंस जिससे कुछ ब्रेक डाउन हो रहा है. दोनों के दोनों इसमें इंक्लूडेड है. नाउ एक चैलेंज इसमें ये आता है कि व्हेन वी से मेटाबॉलिज्म इन वीवो यानी लाइफ फॉर्म्स में है, बट इन अ लैब, in a test tube, we can do some of the reactions. Say for example, ये एक टेस्ट ट्यूब है. यहाँ पे हमने कोई खाना ले लिया रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन. यहाँ पे डाल दिया थोड़ी सी एसिडिक मीडियम, प्रोटीएसेस एंड एमाइलेज एंजाइम्स. तो क्या होगा धीरे धीरे, इफ़ वी मेंटेन अ सुइटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड अदर फैक्टर्स, वो खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, राइट? तो ऐसे प्रोसेसेस को जो हम इन विट्रो यानी लैब में करते हैं, दे आर नॉट मेटाबॉलिज्म, दे आर रेफर टू एज बायोलॉजिकल रिएक्शंस. दिस लीड्स अगेन टू अ क्वेश्चन. तो अगर बायोलॉजिकल रिएक्शंस हम इन विट्रो कर पा रहे हैं, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दोज बायोलॉजिकल रिएक्शंस एंड मेटाबॉलिज्म? इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन. बात को समझिए. यहाँ इस टेस्ट ट्यूब में हमने खाली खाने को दिया है एंड हमने वो इंग्रेडिएंट्स दिए हैं जो चाहिए उसे डाइजेस्ट करने के लिए, एंड इट इज़ कैरिंग आउट द रिएक्शन. बट इन नेचर, एक लिविंग बीइंग में ये रिएक्शन कैसे होता है? मैंने खाना खा लिया, द पेट सेंड्स अ सिग्नल टू द ब्रेन सेंड्स अ सिग्नल, वो एंजाइम सिंथेसिस होते हैं, एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है, देन द डाइजेशन होता है, एंड फिर इट सेंड्स द सिग्नल कि इंटेस्टिनल सेल्स, स्मॉल इंटेस्टिनल सेल्स, यू एब्जॉर्ब, राइट? पेरिस्टालसिस होता है जब आप खाना खा रहे होते हैं. सो मेटाबॉलिज्म इन लिविंग फॉर्म इज नॉट वन और टू रिएक्शंस अकरिंग इन आइसोलेशन. इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क. पूरा का पूरा नेटवर्क है, एक के साथ दूसरे का लिंक है, and they are dependent. That is what metabolism is. That is why despite कुछ reactions हम जो in vitro कर देते हैं, metabolism को एक defining feature of living creatures या living beings माना जाता है. Okay? Now let us see the third one. Third one is consciousness या awareness. मैं इसको इरेज कर दूं पहले, because I need some space right here. And respond to stimuli. Now, consciousness and awareness रहेगा तभी you can respond to a stimuli. Consciousness या awareness का क्या मतलब है? कि we are aware of our surroundings and any stimulus given to us, we respond. अब ये कॉन्शियसनेस, ये जो अवेयरनेस होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, यूनिसेल्यूलर से लेके मल्टीसेल्यूलर तक, यानी एक बैक्टीरिया से लेके एक व्हेल तक, सब में है. नाउ इन केस ऑफ एनिमल्स वी हैव सेंस ऑर्गन्स, राइट? सेंस ऑर्गन्स या सेंसरी ऑर्गन्स. प्लांट्स में है क्या ऐसा? प्लांट्स में नहीं है. Despite that, they can respond to stimuli. Okay? So these are the features seen in living beings and they are also a defining feature. Fourth है homeostasis. Homeostasis का क्या मतलब है? A stable internal balance. और हर एक ऑर्गेनिज्म इसको मेंटेन करता है for it to function normally, right? A defining feature. Fifth is organization. Now, organization का क्या मतलब है? Organization का मतलब है कि there is a specific way, there is a hierarchy in the way in which a living organism is functioning.
जैसे हम किसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को ले लें, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या, उसमें टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, हर लेवल का अपना अपना रोल है. एंड द फीचर्स दैट यू सी इन वन लेवल is not exactly the same as the feature that you see in the previous level or the next level, right? Differences are there. तो आप पूछेंगे कि तो फिर यूनिसेल्युलर में क्या है? यूनिसेल्युलर में तो एक ही सेल है, बट यूनिसेल्युलर living organisms में भी there is a clear division of labor between the different organelles. And always remember, division of labor in any living being begins at the cellular level. Okay, this is an organization, और ये intrinsic organization है. Each and every cell of a multicellular organism में ये देखने को मिलता है, as well as single celled organism में भी. So again a defining feature. Sixth is adaptation. Adaptation मतलब आप सब जानते हैं, एडजस्टिंग टू द एनवायरनमेंट. ये दो तरीके से हो सकता है, एक शॉर्ट टर्म, दूसरा लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म क्या, एडेप्टेशंस में हम क्या दिखाते हैं, और द लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हाट डज इट शो? इट शोज चेंजेस इन फंक्शन, बिहेवियर, फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म. व्हाई? to adjust to the changed circumstances या changed surroundings या changed environment. Examples, hibernation जैसे bears चले जाते हैं, या estivation, the summer sleep. Or even if you take me as an example या yourself as an example, आप अभी जाके बाहर धूप में खड़े हो जाइए, you will start sweating. But the moment you come back, you sit in an AC room, you will not sweat. So it is the same you, same body, but behaving differently according to the environment. So that is a short-term adaptation. Clear है? Long-term adaptation फिर क्या है? The adaptations or the changes that a living being shows after years and years of evolution. Example, birds and its beak structures. कुछ जैसे बर्ड्स के फीडिंग हैबिट्स अलग होते हैं, उनका खाना अलग होता है, तो उनके बीक स्ट्रक्चर्स भी अलग होते हैं, और ये कोई एक दिन में नहीं, सालों दर साल इवॉल्व होते होते दे हैव डेवलप्ड दिस, राइट. सेवेंथ इज वेरिएशन. वेरिएशन, इनहेरिटेबल जेनेटिक डिवर्सिटी दैट वी सी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. नॉन लिविंग में ऐसा कुछ होता ही नहीं है. Eighth is very interesting. Let me write it here. This is lifespan. Lifespan में क्या क्या आ जाता है? The birth से लेके death या cease to existence. This time period is called lifespan. जो आज पैदा हुआ है वो कल मरेगा, अगर नहीं भी मरता हो तो इट विल जस्ट सीज टू एग्जिस्ट ना. आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ एक स्टार मार्क दे के रखा है, राइट? मैं इसमें बाद में आऊँगी. सो लाइफ स्पैन इज दैट पीरियड ऑफ टाइम between the point when you begin to exist to the point when you become non-existent. Clear है? And that time lifespan is different for different organisms. Non-living का ऐसा नहीं है. ओके, अब मजाक के तौर पे कोई ये मत कहना कि machines come with warranty and all. We have made them, right? Now let us come to the non-defining features. ये वो features है, they are non-defining. Why? Again I am repeating, because ये universally applicable नहीं है for all the living organisms. Secondly, some of them are also shown by non-living organisms. Clear? So let's see the first one. It is growth. Growth is a fundamental feature of all living organisms. Every living organism grows. Even a single cell, वो divide होने से पहले growth होता है उसमें, तभी जाके वो divide कर पाता है, right? तो फिर ये defining feature क्यों नहीं है? Because ये non-living चीज़ भी दिखाता है. Non-living things also show. Example, mountains,
sand dunes, rocks, years and years of sediment से they grow in size. Clear? Second, very interesting is reproduction. ये भी एक फंडामेंटल फीचर ऑफ लिविंग बींग्स है. डिस्पाइट दैट ये एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है. क्यों? बिकॉज ऐसा नहीं है कि नॉन लिविंग बींग्स दे स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग देमसेल्व्स. नो, reproduction does not reproduction is not applicable universally to all living organisms. Why? Because बहुत सारे से living organisms sterile होते हैं या infertile. Example, worker bee, mule. Clear है? एंड यू ऑल नो कि रिप्रोडक्शन दो तरीके के होते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, बट मैंने उसको रिपीट नहीं कर रही यहाँ. नाउ द थर्ड फीचर इज मूवमेंट्स एंड लोकोमोशन. ये तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ लिविंग बींग्स है, बट व्हाई इज इट नॉन डिफाइनिंग? मूवमेंट्स हर कोई दिखाता है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, राइट. लोकोमोशन खाली एनिमल्स दिखाते हैं. सो पॉइंट नंबर 1, नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल. सेकेंडली, एबायोटिक थिंग्स या एबायोटिक फैक्टर्स लाइक विंड, रिवर, दे शो मूवमेंट. सो डिस्पाइट दीज टू बीइंग अ फीचर, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ लिविंग बीइंग, ये डिफाइन नहीं करते. एंड नाउ वी रिच to the last one, which is death. आज जो जिंदा है वो कल को मरेगा. मैं अभी जिंदा हूँ, पढ़ा रही हूँ, मैं कल को मरूंगी. So when I die, you will see my dead body, you will see my lifeless body, right? But what about unicellular organisms like a bacteria? How does it divide? ये एक बैक्टीरिया है आपके सामने, right? वो डिवाइड करते हैं बाय फिशन, विच मीन्स व्हाट? उनका डिवीजन कैसा हुआ, उनका फिशन कैसा हुआ? दिस वॉज द ओरिजिनल बैक्टीरिया, नाउ यू हैव 2 डॉटर बैक्टीरिया. दोनों फिशन से आ गए हैं. व्हाट अबाउट द ओरिजिनल वन? ये कहाँ गया? ये तो है ही नहीं. बट क्या हमने इसे मरते हुए देखा है? हैव वी सीन द बॉडी ऑफ दिस यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया एज अ डेड थिंग? नो. That is why we can say कि death पूरा universally applicable है नहीं. That is why death in those cases becomes kind of undefined thing, undefinable thing, right? Now you come to this lifespan. Thus, lifespan is the period between your existence and non-existence, whereas death is the end where you see a body which has no activity, which has death, right? तो डेथ, बट बैक्टीरिया, हम उस फिशन वाले बैक्टीरिया को भी ले ली, उसका भी एक स्पैन था. 20 मिनट्स हो सकता है, 18 मिनट्स हो सकता है. इट अंडरवेंट फिशन एंड इट सीज्ड टू एग्जिस्ट. तो सीज्ड टू एग्जिस्टेंस, उस पॉइंट तक उसका लाइफ स्पैन था. दैट इज वाई लाइफ स्पैन इज अ डिफाइनिंग फीचर, whereas death is not a defining feature. Very fine differences, very intricate differences, but very interesting and challenging difference at the same time. समझा पाई हूँ कि नहीं? Please let me know in the comment section. Okay? Now, with this, we are done with features of living beings. इसके बाद हम जाएंगे biodiversity में. So, what is biodiversity? So what is biodiversity? Biodiversity is nothing but the enormous form of lives that we see on this biosphere. Millions and millions of them. अगर हम इनके numbers को ले, the numbers of species which have been named, classified, which have been identified, classified and named so far, the number varies anywhere between 1.7 to 1.8 millions, right? बट ये नंबर यहीं पे रुका हुआ नहीं है. न्यू स्पीशीज़ आर बीइंग डिस्कवर्ड एंड दे आर बीइंग एडेड टू द लिस्ट. नए नए स्पीशीज़ की खोज जारी है और ये लिस्ट बढ़ता है, बढ़ते भी जाता है,
एंड ऑन द अदर साइड कमते भी जाता है. वी आर रिस्पॉन्सिबल, राइट? एनीवेज, लेट्स स्टिक टू द टॉपिक नाउ. तो बायोडिवर्सिटी, इतने सारे से स्पीशीज़ है, हम ह्यूमन बींग्स उनको याद कैसे रखेंगे? हाउ विल वी डिस्कस, हाउ विल वी डील विद दिस डाइवर्सिटी? बिकॉज एक ही स्पीशीज़ के बहुत सारे से नाम हो सकते हैं. आम, अम्र, आंबा, मैंगो, दे ऑल रेफर टू द फ्रूट मैंगो. अब आप ब्रिटेन में जाके आंबा आंबा कहते रहेंगे किसी गोरे से, तो उसको तो समझ में नहीं आएगा कि व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट. हाँ, वो बात अलग है कि आप इंडिया के किसी भी फ्रूट वेंडर को जाके मैंगो बोल दीजिए, वो तो समझ लेगा, राइट? बट दैट इज़ नॉट द पॉइंट. पॉइंट इज कि स्पीशीज बहुत सारे से हैं, दे आर ऑल नोन बाय local names all across the world, different places, different names. But then how we have to have a name जिससे कि पूरे बायोस्फेयर में, anywhere across this globe, when you say that name, लोगों को पता चले कि you are talking of mango and you are not talking of apple. इस नेमिंग एंड इस आइडेंटिफिकेशन, इस क्लासिफिकेशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? ह्यूमन बींग्स आज से चीज़ों को क्लासीफाई नहीं कर रहे हैं. वी हैव बिन डूइंग दिस सिंस द बिगिनिंग ऑफ आवर सिविलाइजेशन. फ़र्क ये था कि व्हेन वी वर एट द वेरी बिगिनिंग, हमारी ज़रूरत, हम उन्हीं चीज़ों को क्लासीफाई करते थे और ऐसे ही क्लासीफाई करते थे जो हमारे ज़रूरत की हो. जैसे पेड़, जानवर, ट्रीज़, श्रब्स, काम का, बिना काम का, राइट? नॉट हमारे काम का नहीं, डोमेस्टिक या वाइल्ड, ऐसा ही होता था. और तब हमारी नॉलेज भी काफ़ी कम थी. द लिस्ट वॉज नॉट एनॉर्मस. एज वी डेवलप्ड, सो डिड आवर साइंटिफिक टेम्परामेंट. नाउ वी हैव एन एनॉर्मस लिस्ट. नाउ वी वॉन्ट टू मेक श्योर कि हम जो भी जानते हैं, देयर हैज़ टू बी अ सिस्टम, देयर हैज़ टू बी अ मेथड, देयर हैज़ टू बी अ सम प्रिंसिपल्स, जिससे कि ये क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग्स, ये नेमिंग ऑफ थिंग्स यूनिवर्सल हो. और जब उस यूनिवर्सल या उस साइंटिफिक नेम को बोला जाए ऑल अक्रॉस द ग्लोब, इट मीन्स ओनली वन थिंग. एंड दिस क्वेस्ट ब्रिंग्स अस टू आवर सेकेंड टॉपिक, सेकेंड थिंग, विच इज व्हाट इज टैक्सोनॉमी. तो बच्चों, आपके स्क्रीन पे टैक्सोनॉमी का डेफिनेशन है. What is the definition? Let's read. The branch of biology dealing with the principles and procedures of identification, nomenclature, and classification based on external and internal structures, cytology, development, and ecology. Now, taxonomy क्या है? It is the science that lays down the principle and procedures. Okay? और ये किस बात पे what is its base? It is based on external and internal structures, cytology, development, and ecology. Now ये external word जो है, what does this refer to? This refers to morphology. तो पहले जब taxonomy in its formative days, in its earlier days, was reliant only on morphology. So taxonomy that was dependent only on morphology is referred to as classical taxonomy. Clear है? But उसके बहुत सारे से limitations थे. Then the scientists started to add internal structure, which is the anatomy, cytology, development, and ecology. Now, इन सब चीज़ों को मिला के जो बनता है, what we have now is the modern taxonomy. Okay? And when we say taxonomy, just the word taxonomy, आजकल it always refers to modern taxonomy. Classical taxonomy के लिए it should be explicitly mentioned classical taxonomy. Clear है? तो taxonomy के process क्या है? What are the steps in taxonomy? स्टेप्स क्या क्या है?
So the steps in taxonomy has 4 steps: description या characterization, identification, classification and nomenclature. Now many of you may have this doubt. You may ask कि मैम ये description तो कहीं mention है नहीं, ये तो usually सुनने को मिलता नहीं है. Mostly even in the definition हम identification, classification and nomenclature की बात करते हैं. So क्या हम syllabus से बाहर कुछ जाके पढ़ रहे हैं? No. मैं आपको आपके किताब में दिखाती हूँ. These thing is there is a pointer which points towards this step. Okay, 2 जगह पे इसके बारे में mention है. And you know dear students, आपके NCERT books are very mysterious. They are mystery in themselves. वो बहुत articulately और साफ शब्दों में कम कहता है, वो हर जगह pointer छोड़ देता है. Right? तो हमारा काम है कि इन सारे पॉइंटर्स को जितना हो सके डेसिफर करना एंड टू ब्रेक डाउन एवरीथिंग इन वेरी इजी लैंग्वेज सो दैट यू ऑल अंडरस्टैंड. चैप्टर दिखाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि स्टूडेंट्स, दोज हु हैव नॉट लाइक द वीडियो, काइंडली लाइक द वीडियो नाउ एंड प्लीज़ कीप द चैनल सब्सक्राइब सो दैट हर चैप्टर पे जब मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आए एंड यू गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दैट. तो लेट्स लुक एट द चैप्टर. Here, मैं इसको हाईलाइट करके दिखाती हूँ. फर्स्ट इस पैरा में अगर आप आए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड nomenclature. Obviously, nomenclature or naming is possible when the organism is described correctly. Okay? तो आप इस बात को प्लीज keep this thing in mind. Described correctly, which is the first step. यानी सबसे पहले आप describe करेंगे तभी तो आप बाकी का कर पाएंगे. We know what organism the name is attached to. This is identification. Right here, this one. Hence, characterization, identification, classification and nomenclature are the processes that are basic to taxonomy. Okay? So I would request all the students to read each and every line of your book very carefully. अब ये स्टेप्स क्या है ये हम समझेंगे एक एग्जाम्पल से. ओके, द एग्जाम्पल इज वेयर अ बॉय कम्स टू अ स्कूल फॉर एडमिशन. ओके, दिस इज कम टू अ स्कूल फॉर एडमिशन. तो अ बॉय हैज़ वॉक्ड इनटू अ स्कूल फॉर एडमिशन. तो सबसे पहले क्या होता है, स्कूल वाले क्या देखते हैं? They describe, they ask the boy, नाम क्या है, what is the age, where the boy has come from, which class, इससे पहले वो कहाँ था, right? Similarly, अगर हम एक species, इस तरफ एक boy है और इस तरफ हम एक plant को ले लेते हैं. Let's take a plant here. Okay? किसी एक साइंटिस्ट ने इस प्लांट को देखा. He sees this plant. उसको लग रहा है कि ये कुछ नया है. तो what he does first, he describes ये plant क्या है, shrub है, herb है, mountain पे है, desert पे है, कहाँ पे है. So these are all what? Description, right? फिर तो पहले इसका भी description हो गया. Name, age. How? Name, age. फिर आता है identification. आइडेंटिफिकेशन से क्या मतलब है? स्कूल पहले अपने डेटाबेस को देखता है कि ये स्टूडेंट हमारे स्कूल में पहले था कि नहीं, राइट? और वो साइंटिस्ट इस तरफ जाके क्या करता है? ही चेक्स वेरियस हर्बेरियम्स एंड अदर इंस्टीट्यूट्स कि ये जो मैं प्लांट देख रहा हूँ क्या ये सचमुच में नायाब है? इज दिस रियली अ न्यू वन या इसे ऑलरेडी डिस्कवर किया जा चुका है? क्लियर? फिर आते हैं द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ क्लासिफिकेशन. जब ये आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं कि नहीं ये प्री एग्जिस्टिंग स्टूडेंट तो है नहीं, ये कोई प्रैंक तो कर नहीं रहा किसको, राइट? कि आके वैसे ही डेस्क पे खड़ा हो गया कह रहा है कि मुझे दोबारा एडमिशन चाहिए. ही इज़ अ न्यू स्टूडेंट. इस बात का आइडेंटिफिकेशन हो गया, तसल्ली हो चुका है. साइंटिस्ट ने सारे इंस्टीट्यूट्स, हर्बेरियम्स जो भी है, प्लेसेस ऑफ कंसर्न वहाँ पे वेरीफाई कर लिया है, क्रॉस चेक कर लिया है कि नो, इस आइडेंटिटी का कोई प्लांट है नहीं. अगर है तो कहानी वहीं ख़त्म, अगर नहीं है द नेक्स्ट स्टेप इज़ क्लासिफिकेशन.
The school will say what? Which class, which stream, which section. Say for example, class 11, section A, science, preparing for NEET. तो हो गया उसका क्लासिफिकेशन. ये कौन से क्लास में जाएगा, कौन से स्ट्रीम में, कौन से सेक्शन में. और यहाँ पे क्लासिफिकेशन में क्या, से फॉर एग्जाम्पल उसको एक घास टाइप कुछ मिला है, तो वो क्या, और उसमें फ्लावर्स दिख रहे हैं, तो द साइंटिस्ट विल से कि ये एंजियोस्पर्म है, मोनोकॉट है. फिर आगे उसको जो फैमिली और ऑर्डर्स नज़र आएगा वहाँ पे वो डालता रहेगा. क्लियर है. एंड फाइनली ये इस तरफ अगर आए तो सब कुछ जब हो गया, दैट बॉय इज असाइंड अ रोल नंबर एंड अ रजिस्ट्रेशन नंबर. क्लियर है. और इस तरफ साइंटिस्ट ने जब सब कुछ देख लिया, फाइनली इट गिव्स इट अ नेम. से फॉर एग्जाम्पल मोनोकॉट में पोएल्स, पोएसी फैमिली में उसको कुछ जीनस मिला है ओराइजा, और सटाइवा ही मान लेते हैं, राइस उसको मिला है. ओके. तो फिर वो उसका नामकरण करता है. नाउ इस नामकरण के लिए अगेन देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस विच डिसाइड्स कि प्लांट्स के नाम कैसे होंगे और एनिमल्स के नाम कैसे. कैसे का क्या मतलब, दे lay down the rules and principles based on which you will name the plant, you will name the animals. समझ में आया बच्चों. ये डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर. क्या मैं इस लड़के के एग्जाम्पल से आपके दिमाग में इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाई हूँ? इफ सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ओके. तो broadly speaking we have plants and animals, right? तो plants के लिए the organization or the institute which lays down these rules, it is called International Code of Botanical Nomenclature, ICBN. क्लियर है. फॉर एनिमल्स वी हैव इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर. क्लियर है. ICZN. इसके अलावा बैक्टीरिया, इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर. उसका एब्रीविएशन क्या है, ICBAC-N. रिमेंबर दिस. ओके. वायरसेस के लिए है इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर. नो, ये दो आपके सिलेबस में है, ये दो एक्स्ट्रा ज्ञान है. राइट. एक्स्ट्रा ज्ञान. नाउ ये जितने भी कोड्स हैं, दे ऑल सेट द रूल्स फॉर व्हाट, साइंटिफिक नेम्स. अब साइंटिफिक नेम्स क्या है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम? इट इज कॉल्ड द बायोनोमिक, that thing is called the binomial nomenclature. तो binomial nomenclature है क्या? Binomial nomenclature was given by the famous scientist Carolus Linnaeus. He is also known as the father of taxonomy. Okay. तो क्या है इनके रूल्स? बायोनोमियल नोमेनक्लेचर मीन्स व्हाट, कि किसी भी नाम के, किसी भी साइंटिफिक नाम के दो पार्ट्स होने हैं. सो इट हैज़ टू हैव टू वर्ड्स. सिर्फ कॉमन लैंग्वेज में व्हाट वी डू, कॉमन लैंग्वेजेस में हम क्या करते हैं, कॉमन नेम जैसे एप्पल, मैंगो, ये सारे के सारे यूनिनोमियल हो गए, यानी सिंगल वर्ड, मोस्टली सिंगल वर्ड होते हैं. बट साइंटिफिक में ऐसा नहीं है. सो देयर आर सर्टेन रूल्स
which we need to follow for naming any living being under this system of naming. तो क्या है वो रूल्स, एक बार देख लेते हैं. तो आपके सामने है द रूल्स फॉर बायनोमियल नोमेनक्लेचर. तो इसको समझने से पहले लेट अस टेक एन एग्जाम्पल विच इज़ वेरी कॉमन, आपके सिलेबस में भी है. मैंजीफेरा इंडिका. क्लियर है? दिस इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो एंड यू कैन सी कि इसके दो पार्ट्स हैं, मैंजीफेरा एंड इंडिका. तो फर्स्ट रूल क्या हो जाता है कि binomial nomenclature scientific name has to have two parts. Okay. तो rule number 1, biological names are in Latin or Latinized, या means Latin based होना है नाम को. ये जो नाम के दो parts है, the first word is a genus and the second word is the specific epithet, or this refers to the species. Both words are separately underlined when handwritten or italicized when printed. An exception is made when the biological name is written as a title of a paragraph. Now यहाँ तक तो आपके सिलेबस में है, ये एक्सेप्शन वाला रूल मैं आपको एक्स्ट्रा दे रही हूँ. ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, मैंजीफेरा इंडिका. Genus starts with capital letter. Mangifera is the genus, it has started with a capital letter. Specific epithet with a small letter. इंडिका स्पीशीज़ है या द स्पेसिफिक एपिथेट है, आई इज स्मॉल. तो वी आर फॉलोइंग. ऑथर्स नेम अपीयर्स एट द एंड इन एब्रीविएटेड फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल मैंजीफेरा इंडिका लिन. तो दैट इज वॉट वी आर मिसिंग हियर. सो लेट्स पुट दैट ऑल्सो, लिन. क्लियर है? नाउ बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये बात आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी यू शुड नो. No names are recognized prior to those used by Linnaeus in 1753. So very important. No names recognized prior to those used by Linnaeus in 1753 for plants in species Plantarum. Now species Plantarum is one of his works. Okay, and 1758 for animals in the 10th edition of Systema Naturae. Clear है? This is an extra point. So students, Mangifera indica Linn. This is the name I have written for you as an example of binomial nomenclature. पर क्या लगता है कि ये मैंने complete किया है? Is this completed? No, it is not. Why? क्योंकि मैंने इसे हाथ से लिखा है, so I have to underline it separately. तो ये देखने में तो खाली 3 वर्ड्स लगते हैं, बट प्लीज पे अटेंशन टू दिस स्मॉलर डिटेल्स, स्पेशली दिस पॉइंट. इफ इट इज हैंड रिटन, सेपरेट अंडरलाइंड. इफ इट इज प्रिंटेड, देन इटैलिसाइज. तब यूं, ओके, इटैलिसाइज्ड होगा. क्लियर है? ऑल क्लियर अबाउट बायनोमियल नोमेनक्लेचर? नाउ आफ्टर बायनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हम जब करते हैं, वी आर डिफाइनिंग व्हाट, वी आर डिफाइनिंग अ स्पीशीज, राइट. तो स्पीशीज क्या है? सबसे लो कैटेगरी इन क्लासिफिकेशन आता है. जैसे नाउ लेट अस सी, हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि एक बॉय हैज़ गॉन टू द स्कूल फॉर एन एडमिशन. ओके, नाउ दिस इज द स्कूल. वहाँ पे 3 बॉयज़ ले लेते हैं. One is 3 years, another is 12 years, another is 17 years. ये प्री प्राइमरी, ये प्राइमरी और ये सीनियर सेकेंडरी. क्लियर है? सो स्कूल इज द सेम बट दे बिलोंग टू डिफरेंट कैटेगरी. तो हम जब किसी स्पीशीज़ का साइंटिफिक नेम देते हैं एंड वी क्लासीफाई इट, वी पुट इट अंडर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ नेम्स, राइट.
इसी नेम से हम देखते हैं। तो ये है क्या? दिस इज अ स्पीशीज। इसका प्लेसमेंट होगा कहाँ? स्पीशीज पे। स्पीशीज बिलोंग्स टू व्हाट? जीनस। जीनस के ऊपर है फैमिली, फैमिली के ऊपर है ऑर्डर, ऑर्डर के ऊपर है क्लास, क्लास के ऊपर है फाइलम या डिवीजन। डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट्स, फाइलम इन केस ऑफ एनिमल्स, और उसके ऊपर है किंगडम। तो क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं और एक स्पीशीज को जब हम प्लेस करते हैं, डू यू सी कि हम कितने सारे से हायरार्की से जा रहे हैं। सो व्हाट आर दिस हायरार्की? एक एक कैटेगरी है, राइट? और एक एक कैटेगरी के नाम को क्या कहा जाता है? टैक्सॉन। क्लियर है? या टैक्सा। टैक्सा प्लूरल, टैक्सॉन सिंगुलर। सो व्हाट इज किंगडम? किंगडम इज अ category in classification or a rank in classification. So is phylum, so is class, so is order. ये different hierarchical categories है या hierarchical ranks है, और इन्हीं ranks को कहा जाता है taxo या taxon. तो सवाल ऐसा हो सकता है कि poaceae, to which taxon it belongs? It belongs to the taxon family. यही है taxon या taxon का concept. So definition wise, taxon is nothing but the name of the different hierarchical ranks in taxonomic classification. Clear? So अब बच्चों देख लेते हैं different taxonomic categories. तो शुरू करते हैं species से. So this is the hierarchy up. Okay? This is the hierarchy up, या we can say this is the hierarchy down. तो हम सबसे पहले लोएस्ट लेवल से शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, the similarities keep on decreasing and dissimilarities keep on increasing. क्लियर है? सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज हमें कहाँ देखने को मिलता है? स्पीशीज में। सो व्हाट आर स्पीशीज? स्पीशीज आर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स which are morphological similar, and most importantly they can interbreed, right? Example से समझते हैं। Let us take the example of Solanum tuberosum. Tuberosum, ये आलू हो गया। दूसरा है Solanum nigrum. यहाँ पे सोलैनम इज द जीनस, ट्यूबेरोसम इज द स्पीशीज, एंड नाइग्रा इज द स्पीशीज। अब आलू, ये एक आलू है और ये एक जंगली हर्ब है। क्या ये दो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं? द आंसर इज नो। सो स्पीशीज कैसे पता चलेगा? दे कैन इंटरब्रीड फ्रीली इन नेचर। क्लियर है? ये तो ये एग्जाम्पल्स थे प्लांट्स के। सो इस तरफ कुछ एनिमल्स के भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पैंथेरा, लियो, पैंथेरा टिग्रिस या टाइग्रिस। ये लेपर्ड हो गया, ये टाइगर हो गया। क्लियर है? दूसरे तरफ एक रखते हैं फेलिस कैटस। फेलिस कैटस इज नथिंग बट द डोमेस्टिक कैट। नो यहाँ पे जीनस कौन सा हो गया? जीनस इज सोलैनम इन प्लांट्स, और यहाँ पे हो गया पैंथेरा इज द जीनस। तो व्हाट इज जीनस? एग्रीगेट ऑफ स्पीशीज। क्लियर है? स्पीशीज के बीच में जितने सिमिलैरिटीज होंगे, जीनस में उससे थोड़े से कम। क्लियर? नाउ जीनस सोलैनम के साथ साथ मैं एक और एग्जाम्पल लिखती हूं, लाइकोपर्सिकम। ओके,
और इधर मैं जीनस लिखती हूँ फिलिस और दूसरा एक लाती हूँ कैनिस। क्लियर है? अब जीनस से ऊपर चलते हैं। फैमिली, व्हाट इज फैमिली? एग्रीगेट ऑफ फ्यू जीनस और मेनी जीनस। तो यहाँ पे भी सिमिलैरिटीज कम होंगे बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द फैमिलीज, डिसिमिलैरिटीज ज्यादा। जैसे डिफरेंट मेंबर्स ऑफ सोलैनम, मैं यहाँ सोलैनम के साथ पिटूनिया एंड डटूरा, ये सारे के सारे, I know this place is becoming really messy. They belong to the family Solanaceae. Lycopersicum is tomato. Okay. अब मैं एक अलग इंक से यहाँ पे दूसरा कुछ लिखती हूँ, जैसे कॉन्वल्वुलसी, कॉन्वल्वुलस, कॉन्वल्वुलस। ओके, दिस बिलोंग्स टू अ फैमिली कॉन्वल्वुलेसी। क्लियर है? और इनका अगर फैमिली देखें, पैंथेरा एंड फेलिस, ये दो है तो जीनस अलग, बट दे बिलोंग टू द फैमिली फेलिडी। क्लियर? और कैनिस बिलोंग्स टू द फैमिली कैनिडी। जीनस अलग, फैमिली अलग, आई मीन सॉरी। तो ये हो गए, दिस इज अ conglomeration, yeah, this is an aggregate of these two, many genus in which these two also come. इसके ऊपर है order. Order is what? Aggregates of families. तो यहाँ पे similarities और कम होंगे, dissimilarities ज़्यादा। तो Solanaceae and Convolvulaceae, they belong to the order Polymoniales. क्लियर है? फेलिडी एंड कैनिडी ऑन द एनिमल साइड, दे बिलोंग टू द ऑर्डर कार्निवोरा। क्लियर है? अब इस लेवल में मैं कुछ और नाम ऐड करती हूँ, कुछ और ऑर्डर्स ऐड करती हूँ, जैसे प्राइमेट्स। पॉलिमोनियल्स ऑर्डर हमारे पास पहले से था, मैं एक दूसरा ऑर्डर ऐड करती हूँ विच इज सेपिंडल्स। क्लियर? फिर इस तरफ एक ऐड करती हूँ पोवेल्स, पोवेल्स, ES। पोएसी इसको बिलोंग करता है। क्लियर है? और ये दो इसको। नाउ इफ वी कंसिडर दिस टू ऑर्डर, दे बिलोंग टू द क्लास मैमेलिया। क्लियर? तो क्लास क्या हो गया? क्लास इज नथिंग बट एन एग्रीगेट ऑफ ऑर्डर्स। और इस तरफ पॉलिमोनियल्स और सेपिंडल्स को अगर इकट्ठा करें, दे बिलोंग टू द क्लास डाइकोटिलेडोनी, डाइकोटिलेडोनी। क्लियर? एंड पोएल्स बिलोंग्स टू द क्लास मोनोकोटिलेडोनी। क्लियर है? Now on this side, other than Mammalia, let me write Aves, Reptilia. ये अलग अलग क्लासेस हैं। इसके ऊपर वाला रैंक क्या है? इसके ऊपर वाला रैंक है फाइलम, एंड दे ऑल बिलोंग टू द फाइलम Chordata. Now, Chordata के जो ये मेंबर्स हैं, इनमें कॉमन क्या है? इनमें कॉमन यही है कि द प्रेजेंस ऑफ अ नोटोकॉर्ड एंड अ डोर्सल हॉलो स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर है? और इधर डाइकॉट एंड मोनोकॉट, दे बिलोंग टू द नेक्स्ट हायर ऑर्डर विच इज डिवीजन। फाइलम एंड डिवीजन का कैटेगरी एक ही है। इन केस ऑफ प्लांट्स इट इज कॉल्ड डिवीजन। अगर एग्जाम में कभी डाउट होता है कि फाइलम बिलोंग्स टू एनिमल या फाइलम बिलोंग्स टू प्लांट, ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पे थोड़ा सा एंटागोनिस्टिक है, PP नहीं जाता, यहाँ PD जाता है। या फिर मेरा नाम पारोमिता दत्ता को याद रख देना, P फॉर प्लांट्स, D फॉर डिवीजन। क्लियर है? डाइकॉट एंड मोनोकॉट, दे बिलोंग टू एंजियोस्पर्म्स, दैट इज द डिवीजन। नाउ एंजियोस्पर्म्स along with gymnosperms, bryophyte, algae, they belong to the kingdom Plantae.
And chordata along with non-chordates, they belong to the kingdom Animalia. तो एनिमेलिया को एक तरफ ले ले, प्लांट को एक तरफ ले ले. जितने भी मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया है, डिसिमिलैरिटीज बहुत ज़्यादा है, राइट, सिमिलैरिटीज कम. बिकॉज एनिमेलिया में यूनिसेल्यूलर से शुरू करके मल्टीसेल्यूलर, एक छोटे से ऑर्गेनिज्म से वेल तक सब कुछ आता है. सेम गोज फॉर द प्लांट ऑल्सो. एक फ्लोटिंग टाइनिंग स्पाइरोगायरा एल्गी से लेके बड़े बड़े सिकोया, एंजियोस्पर्म्स, मैंगो ट्री, बेनियान ट्री, सब कुछ आता है. सो हायर द लेवल लेसर द सिमिलैरिटी. तो सिमिलैरिटी को ले तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट, और डिसिमिलैरिटी को ले तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. डिसिमिलैरिटी क्लियर है. और स्पीशीज के लेवल में सबसे ज्यादा. तो सब कुछ मिला के these are the different taxonomical hierarchical categories. But क्या यही final categories है? The answer is no. इन categories के बीच में भी sometimes, let me clear, I know my work is very messy. जैसे फाइलम, फिर है क्लास, फिर है ऑर्डर. ओके, मेनी टाइम्स टैक्सोनॉमिस्ट्स दे मेक सब कैटेगरीज. बिटवीन टू, जैसे फाइलम के नीचे सब फाइलम हो जाएगा, क्लास के नीचे सब क्लास, ऑर्डर के नीचे सब ऑर्डर, एंड इट गोज लाइक दैट. तो ये सब कैटेगरी कब करते हैं? व्हेन दे फील द नीड टू एकोमोडेट मोर थिंग्स इन अ बेटर ऑर्गेनाइज्ड वे. तो कुछ कुछ फाइलम, कुछ कुछ क्लास, कुछ कुछ ऑर्डर्स के सब कैटेगरीज हो सकते हैं या होते हैं. सो कुछ कुछ कैटेगरीज, कुछ कुछ फाइलम, डिवीजन, क्लास या ऑर्डर के सब कैटेगरीज होते हैं, सब के नहीं. क्लियर है? आर यू क्लियर विथ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, डिफरेंट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, या डिफरेंट टैक्सोनॉमिकल टैक्सा, या डिफरेंट टैक्सा? नाम कुछ भी हो, काम वही है, रैंक क्या है, ये याद रखना है. प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड विथ द नेम्स. ओके, तो अब तक हमने क्या पढ़ा? टैक्सोनॉमी, principles, steps, binomial nomenclature, hierarchy, and different taxa. Clear है? Now when we say taxonomy, taxonomy में अब तक हम क्या क्या included है? Taxonomy is based on morphology, cytology, anatomy, ecology, and development, right? Now, इन सब के इन सब के साथ अगर हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी जोड़ दें, देन व्हाट वी हैव इन आवर हैंड इज कॉल्ड सिस्टमैटिक्स. मैं यहां लिखती हूं. तो सिस्टमैटिक्स है क्या? सिस्टमैटिक्स इज अ ब्रॉडर फील्ड ऑफ स्टडी विच इंक्लूड्स टैक्सोनॉमी, प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, या यू कैन से फाइलोजेनी. क्लियर? तो ये अगर हमारा सिस्टमैटिक्स हो,
ये टैक्सोनॉमी हो गया, ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हो गया. Now do you understand the difference between taxonomy and systematics? Taxonomy is the bigger category, systematics is the broader category, taxonomy is a part of systematics. यही है. Okay? तो systematics word ये आता कहाँ से है? It comes from the Latin word. No, let me clean and write it for you. Systema. Carolus Linnaeus had used the title Systema Naturae as the title of his publication. Clear है? Done and dusted? समझ में आया? Students, I would really like to know from you all कि मैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ, am I able to decipher everything? आपके दिमाग में सब कुछ बिठा पा रही हूँ? बिकॉज ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर बहुत ही थियोरेटिकल एंड कॉन्सेप्चुअल है, बट कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए कि नहीं, स्टेप्स क्लियर हुए कि नहीं, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ओके, अब खाली एक ही बात रह जाता है कि टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ जो हम करते हैं, टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ हम क्यों करते हैं, फ़ायदा क्या है इसका, इम्पॉर्टेंस क्या है इसका, तो वो भी देख लेते हैं. ओके, तो स्टूडेंट्स हियर आपके स्क्रीन पे जो है, दीज आर द पॉइंट्स अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडी. Agriculture in identifying crop species, pests and beneficial organisms. Forestry में classification of tree species for conservation and management. Industry में identifying microorganisms for fermentation, pharmaceuticals, etc. General knowledge of bioresources and their diversity. Conservation of biodiversity and understanding evolutionary relationships. Okay? तो इसके साथ ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है. स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग नोट्स देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और मुझे अगर बहुत सारे से कमेंट्स मिले, इफ़ मेनी ऑफ़ यू वांट, तब मैं इस चैप्टर के नोट्स आपके साथ शेयर करूँगी. ओके, अब देख लेते हैं कुछ MCQs, and for your convenience I have put it in a single document along with the solution. So let's see it. Okay, I'll just be holding that document and then you can take a screenshot and read the document at your convenience because explanations वहाँ दिया हुआ है. So students, these are some so students, ये आपके सामने है कुछ MCQs. Let me scroll down slowly. You can take screenshots and go through them at your convenience. And at the end of this, there are some PYQs. Okay.
सो दैट वॉज ऑल अबाउट द फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। आई होप मैं समझाने की कोशिश जो की हूँ आपके समझ में आया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। सो स्टूडेंट्स, दोज हैव वॉच्ड द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट इस सेशन एकेडमिक सेशन के हर वीडियोस जैसे ही मैं अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। And if you're interested in getting notes for this chapter, please let me know in the comment section and I'll do that for you. Okay? तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है।